मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो फाइनली अब आपका 6 मई को पेपर है और 2 मई का कल आपने सारा कुछ देख लिया है। तो भाई देखिए, बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिनका 6 को पेपर है और जिनका 2 को पेपर हो गया, अल्टीमेट सिलेक्शन मैथ्स और रीजनिंग ही करवा रहा होगा, क्योंकि बेसिक साइंस और बात किया जाए ईडी, तो ईडी का तो कुछ वेटेज रहा ही नहीं। जैसे मैंने कहा था कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही हुआ। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से ही क्वेश्चन पूछ लिए गए, शिफ्ट 1 से एक लाइन का क्वेश्चन पूछा गया, प्रोजेक्शन एंड व्यू से एक भी क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिकल फिगर भाई आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो ईडी का क्वेश्चन है या मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आपने मैथ्स में उसको कैलकुलेट कर लिया। सेफ्टी से पूछा गया, इन्वायरमेंट से पूछा गया, आईटी से पूछा गया। मतलब ईडी के लिए आपको परेशानी नहीं लेना है, इन्वायरमेंट अच्छे से कर लेना, आईटी लिटरेसी देख लीजिए। अब देखना मतलब ये है कि देखिए, अपने पैटर्न को बदलिए मत। जैसे तैयारी कर रहे 3 दिन बस वैसे ही तैयार करिए, बस अपने आप को एक प्रिपेयर मोड में रखिए। हो सकता है 6 को जो नहीं टॉपिक पूछा गया 2 को वो आपसे पूछ लिया जाए, प्रोजेक्शन एंड व्यू से पूछ लिया जाए, तो कुछ भी संभावनाएं हैं। रिवीजन करिए, बस डेप्थ में जाकर के नहीं, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं, फॉर्मूला कंसेप्ट अपने माइंड में बैठा के रखिए। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में मैथ्स अच्छा है, बहुत टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। रीजनिंग अच्छा ट्रिकी है, कैलकुलेटिव है और लेंदी भी है। खास करके सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में 5 क्वेश्चन आपको फंसाएगा, तो बच के रहिएगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट एज लेगा पार्ट ए क्वालिफाई कर लेगा, बशर्ते कि ट्रेड में आपका ईडी का कुछ, न्यूमेरिकल्स का कुछ और सेफ्टी का वेटेज ज्यादा है, तो उससे परेशान नहीं होना। आप अच्छे से देख लीजिए, वो आपको क्वालिफाई करने में ही मदद करेगी। बाकी ट्रेड से भी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो भाई वो आपको टिपिकल लगेंगे अगर आपका कंसेप्चुअली चीजें को क्लियर नहीं किया है तो। चलिए भाई, बाकी देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो आपको देख के जाना है इस यूट्यूब पे। वो देखिए, वो सारा आपका डायरेक्ट यहीं पे देखिए मैंने डाला भी है कंटेंट। मैंने पिछले वीडियो में देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन बन गया था। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहीं से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। इसके बाद आपका ये किलोवाट आवर्स आपका क्वेश्चन बना हुआ है। इसके बाद आपका देखिए H = I² RT से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, 40-45 मिनट का वीडियो, आपका पूरा चीज रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रोजेक्शन एंड व्यू नहीं पूछ ले तो भाई, इसलिए 3 घंटे में आप पूरा रिवाइज कर लीजिए। वीडियो अपलोडेड है। हीट एंड टेम्परेचर रिवाइज करवा दिया, यूनिट एंड डायमेंशन से भी आपके एक सवाल आए हैं, इन्वायरमेंट से 3 से 4 है। तो ये सारा वीडियो देख के जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए, तो भाई मेनली देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो बेसिक सवाल आए हैं 5 से 6 क्वेश्चन। और कहां से पूछा गया? ओम्स लॉ से, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि R = ρL/A से क्वेश्चन है आपका। इसके बाद पावर, एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और वोल्टेज भी वो मैंने एक्सपेक्टेड रखा है, शायद आपसे पूछ लिया जाए। तो पूरा चीज को फटाफट रिवीजन के मोड में देखेंगे, लेकिन समझते हुए चीजों को चलेंगे। चलिए भाई, तो बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन देखने को भी मिल रहा है। देखिए, बात कर ले रेजिस्टेंस की, और वो वीडियो, ये इसके साथ साथ आप वो वीडियो देख लीजिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, फिर आपको घर में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बात कर ले प्रतिरोध। और एक बात याद रखिए भाई, पैनिक मोड में मत रहिए। जैसे तैयारी आपकी चल रही है वैसे ही पढ़े, कुछ अलग चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। पेपर सबके लिए सेम ही है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। मैथ्स रीजनिंग अच्छा करने का कोशिश करिएगा। बाकी चलिए बात कर ले प्रतिरोध की बात कर ले। तो जैसे कि आपके पास कोई भी आपके पास कंडक्टर होगा। अब कंडक्टर किसको कहते हैं? यानी कि हम जिसको हिंदी में बोलते हैं चालक। कंडक्टर चालक मतलब ये कि जिससे करंट, यानी कि करंट कहने का मतलब है कि विद्युत धारा बहुत ही आसानी से क्या हो जाए भाई, प्रवाहित हो जाए, यानी कि फ्लो हो जाए, उसको आप क्या कहते हैं? कंडक्टर। जैसे कि जितने भी धातु है, ह्यूमन के बॉडी हो गए, ह्यूमन बॉडी से भी करंट आसानी से पास हो जाते हैं, तो ये सभी क्या हो गया? आपका चालक हो गया। और कोई भी कंडक्टर जो है ना, उसका अपना क्या होता है? एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, यानी कि उसकी अपनी क्या होती है? एक प्रतिरोध होती है। तो आखिर प्रतिरोध होता क्या है? तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, यानी कि किसी भी कंडक्टर या किसी भी चालक से करंट क्यों फ्लो कर रहा होगा भाई? क्योंकि ये क्या है भाई, विद्युत धारा इससे आसानी से फ्लो हो जाती है, ठीक है। उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है ना, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो काफी कम होती है। तो प्रतिरोध क्या है? एक रुकावट है। यानी कि आप रास्ते में जैसे चलते हैं, तो जो गाड़ी चलाने के वक्त जो बम्पर मिलता है ना, तो वो बम्पर आपकी स्पीड को क्या करती है? कम करती है। तो रेजिस्टेंस भी क्या करती है? रुकावट पैदा करती है। जो कंडक्टर है ना, उसमें रुकावट पैदा करती है, किसके लिए भाई? करंट के लिए।
समझ में आया? यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा होगा, यानी कि ये करंट जो आपका फ्लो कर रहा है, इसको रोकने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना कम होगा करंट उतना ही ज्यादा उस कंडक्टर से या उस वायर से फ्लो करेगा। समझ में आया? यही ना, ये बताइएगा, ठीक है भाई। मतलब थेड भाषा में ऐसे समझिए कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होती है? रुकावटें होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा रुकावटें यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस करंट उतना ही कम, जितनी कम रुकावटें करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगी। करंट कहां से फ्लो अच्छे से तरीके से कर लेती है? चालक से, कंडक्टर से, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो कम होती है। और कंडक्टर कहने का मतलब कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। और करंट को ही डिफाइन कैसे करते हैं भाई? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में मूव करने लगे तो उसे ही हम क्या कहते हैं? करंट कह देते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर की दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या देखा? एक तो इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होने के कारण इससे करंट बहुत आसानी से फ्लो कर जाती है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, मैंने कहा आपको कि जिससे करंट फ्लो कर जाता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी एक कंडक्टर है, तो हमारा भी एक प्रतिरोध क्षमता है। आपने देखा होगा कि कभी करंट से, वायर से करंट पास हो रहा होगा, आपने छुआ लेकिन फिर भी करंट नहीं, आपने बोला नहीं बहुत हल्का करंट सा फील हो रहा है या नहीं भी मारा। इसके पीछे ये कि आपकी बॉडी की भी एक रेजिस्टेंस वैल्यू है, यानी आर वैल्यू है, प्रतिरोध क्षमता है, जो उस करंट को रोकने का काम करता है। अगर उस प्रतिरोध से ज्यादा अगर करंट फ्लो करने लगेगा वायर में तो आपको करंट मार देता है। क्लियर है? बाकी बहुत डिटेल नहीं करेंगे। अब इसका एक फॉर्मूला है, मेन आपको उस फॉर्मूला पे ध्यान देना है। आर इक्वल टू होता है रो एल अपन ए, ठीक है। यानी कि ये मैं आपको एक वायर बना दिया हूं। अब इस वायर का अपना क्या है? एक लेंथ है, इसका अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये वायर जो होगा कोई ना कोई तो मटेरियल से बना होगा, जैसे कि कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, कोई एक मटेरियल का। यानी मटेरियल को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? रो से, यानी कि रजिस्टिविटी से, यानी कि प्रतिरोधकता से। क्लियर है भाई? यानी आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, यानी कि इस वायर का जो आर वैल्यू होगा, यानी प्रतिरोध क्षमता होगा हर कंडक्टर की, ठीक है ना, अपना एक प्रतिरोध वैल्यू होती है, यानी कि रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। तो ये आर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा? रो के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा। तो अब समझिए एक वर्ड इस्तेमाल, देखिए यही सब बेसिक क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो बेसिक पे काम करिए। भौतिक अवस्था जिसको हम कहेंगे, या फिर हम इसे कह सकते हैं फिजिकल स्टेट, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं सर? फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल, यानी कि फिजिकली जो आप दिख रहे हैं ना, उसमें अगर आप बदलाव कर दिए तो, जैसे कि अगर लेंथ में आप बदलाव कर दिए तो ये जो आपका वायर है अब कैसे और लंबा दिखेगा। अगर एरिया को बढ़ा दिए हैं तो भाई एरिया बढ़ जाएगा तो इतना हो जाएगा, एरिया कम कर दीजिएगा तो देखने में क्या हो गया? इसका भाई लुक चेंज हो जाएगा। रजिस्टिविटी यानी कि वायर का पदार्थ ही आपने चेंज कर दिया, वायर का आप या तो एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हो तो आप कॉपर का यूज करने लगे, तो उसकी ये हो गई फिजिकल स्टेट अगर आपने चेंज कर दिया। तो जब भी बात होगी भौतिक अवस्था में परिवर्तन, यानी कि फिजिकल स्टेट में अगर आप चेंज कर रहे हैं, यानी कि आप किस में बदलाव कर रहे होंगे? या तो लेंथ में बदलाव कर रहे होंगे, या एरिया में बदलाव कर रहे होंगे, या फिर रजिस्टिविटी में बदलाव कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर यहां पे बात किया जाए तो एक और है आपका क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, यानी कि टेम्परेचर, जिसके ऊपर आपका रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड करता है। अब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिएगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू कम भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कुछ चीजों को यहां पर समझिए, जो डिपेंड करता है किस पे? दो चीज है, एक है आपका कंडक्टर, ठीक है, यानी जिसको हमने क्या कहा सर? चालक कहा, और एक है आपका सेमी कंडक्टर। अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ा है भाई, इसलिए मैं फटाफट चीजों को कोरिलेट कराते चल रहा हूं। अर्धचालक जिसको कहते हैं, तो कंडक्टर के केस में क्या होगा? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा। और सेमी कंडक्टर में क्या होता है? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए आपका जो आर है, ये आर कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है सर? आर जो है आपका 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो पदार्थ कौन सा वायर है आपका, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, कौन सा वायर यूज किया है, उसका लेंथ आपने क्या चेंज किया है, क्या उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया आपने चेंज की है, या फिर आपने टेम्परेचर को चेंज किया। अगर आपने कंडक्टर लिया है, कोई धातु वायर लिया है, एल्यूमिनियम वायर आपने यूज किया है, या कॉपर वायर यूज किया है, या सेमीकंडक्टर में कोई सिलिकॉन वायर आपने यूज किया है, तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू घट जाएगी। लेकिन अगर आपने कॉपर वायर यूज किया है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी।
समझ में आ गया यहाँ तक? रेजिस्टेंस का पूरा खात्मा हो चुका है अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो अभी तक। अगर रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट पूछ ली जाए तो आप क्या बोलेंगे? ओम होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। रो के बारे अगर पूछा जाए तो ये आपका रो होता है रजिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये जो रो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। तो दो चीज, एक तो आपका रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कर दिया, एक आपका रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर, या फिर आपने अगर मटेरियल ही चेंज कर दिया है कि कॉपर वायर की जगह आपने अगर एल्यूमिनियम ले लिया है, तो ऐसा समझिए अगर एल्यूमिनियम वायर है तो इसकी रजिस्टिविटी वैल्यू ρ1 है, कॉपर वायर लिया तो इसकी रजिस्टिविटी अलग हो गया ना। तो अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया तो रजिस्टिविटी भी चेंज हो गया, यानी कि रजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता। और साथ के साथ आप टेम्परेचर को भी अगर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो रजिस्टिविटी वैल्यू जो होगा वो घटेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होगा? तो देखिए आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? रजिस्टिविटी की। तो अब अगर यहां पे पूछा जाएगा, समझिएगा कि कंडक्टर आपके पास दिया गया है, आपको कोई कंडक्टर दिया गया है, यानी कि कोई धातु दिया गया है, और उस केस में धातु का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया है, तो बताए आपसे पूछेगा रजिस्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो भाई टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए हैं कंडक्टर के केस में, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी है, तो आर इंक्रीज होगा तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। और अगर आपको सेमी कंडक्टर दे दिया गया है, सिलिकॉन दे दिया गया है, तो इस केस में अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आर घटेगा। अगर आर घटेगा भाई तो रजिस्टिविटी भी क्या होगी? आपकी घटेगी। समझ में आया? तो ये सारा यही सब बेसिक सवाल हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे। अब यहां से आपको रो का भी आपको ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है। तो देखिए आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपन ए। रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर ए अपन एल। यहां से हो गया ओम मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर, यानी कि ओम मीटर हो गया। ठीक है, ये सारे आपका याद होना चाहिए भाई, ये सब यूनिट वगैरह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा गया है उस पर अब हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्या पूछा गया था कि कोई एक वायर है जिसकी रजिस्टेंस वैल्यू आपको दे दी गई है 2 ओम, आई थिंक। चलिए हम लोग को वो एग्जैक्ट स्टूडेंट शायद नहीं याद होगा उनको, हम 4 ओम लेके चल रहे हैं। और बोला ये गया था कि सेम मटेरियल, मान के चलते ये एल्यूमिनियम मटेरियल का एक वायर है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, जिसकी लेंथ एल है। सेम मटेरियल यानी कि सेम एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम मटेरियल का एक और वायर हमने लिया एल लेंथ का, और उसको हमने क्या कर दिया भाई? उसको हमने जोड़ दिया है। किसके साथ हमने जोड़ दिया है? ये जो इनिशियल जो आपके पास जो वायर है उससे हमने जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया कि उसकी जो एरिया है ना, वो जो एरिया हो गई जोड़ देने के बाद वो एरिया क्या हो गई? आधी हो गई है। तो यहां पे मैंने आपको क्या समझाया था कि देखिए जब वायर का लेंथ इंक्रीज होगा, ये आपका पास एक वायर है, तो वायर को लेंथ इंक्रीज करने के पक्का हमारे पास 2 तरीका है। एक तो हम न्यू वायर ला के ऐसे जोड़ दें, या फिर वो जो वायर है उसको हम खींच दें। तो जब आप इस तरीके से अगर लेंथ को इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे जब आप खींचेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? लेंथ इंक्रीज हो गया, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे अगर लेंथ 2 गुना हो गया तो एरिया आधा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर लेंथ 2 गुना होगा तो एरिया कांस्टेंट है, क्योंकि सेम आपने क्या किया है? वायर का, आपने एल्यूमिनियम वायर या जो भी मटेरियल का वायर आपने लाया, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का, उसको आपने जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे आपने खींचा है या फिर स्ट्रेच किया है या फिर मेल्ट किया है, पिघलाया है, ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए जाएंगे। तो क्वेश्चन अब इस केस में देखिए ट्रिक तो यही है कि जितना गुना क्या किया गया, गुना आपकी लंबाई को बढ़ा दिया गया, तो 2 गुना बढ़ा दिया गया, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगी, जितना गुना बढ़ाया गया या जितना खिंचाव हुआ है उस खिंचाव का स्क्वायर कर देंगे जो इनिशियल रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो मान लीजिए 2 गुना अगर लेंथ बढ़ाया गया था तो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? 2 का स्क्वायर और इनिशियल रेजिस्टेंस वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4R1, और R1 का वैल्यू 4 ओम हमने लिया तो कितना हो जाएगा भाई? 16 ओम इस वायर का हो जाएगा, यानी इस वायर का कितना हो जाएगा? 16 ओम। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। देखिए हमने ये बोला भाई कि एक ये वायर है और एक और वायर लाके हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है, तो इसकी लंबाई 12 हो गई, लेकिन एरिया सेम की सेम रह जाएगी। ठीक है, तो इस केस में आपका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा? R2। तो जितना आपका लंबाई होगा उतना ही आपका रेजिस्टेंस उतना गुना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 गुना इनिशियल रेजिस्टेंस। तो R1 का वैल्यू अगर 4 ओम है तो इसका आपका R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। लेकिन अब इसको हमने खींच करके अगर हमने बढ़ाया है लंबाई को, ठीक है ना, अगर हमने खींच करके या पिघला करके ऐसे बड़ा किया है, इसकी लंबाई 2 गुना हमने कर दी, तो एरिया क्या हो गया? आपका आधा हो गया। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, जो खिंचाव हुई है, ठीक है ना, उस खिंचाव का हम स्क्वायर कर देंगे और इनिशियल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो खिंचाव कितना हुआ है भाई, 2 गुना हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। इनिशियल रेजिस्टेंस R1 है तो 4R1 हो जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है, तो 16 ओम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। बाकी देखिए ये मैं फटाफट चीजों को यहाँ पे रिवाइज कराते चल रहा हूँ। मेनली मेरा मकसद है आपका फॉर्मूला पूरा रिवाइज करवा दूं। ठीक है, तो यही R इक्वल टू रो L अपन A से यहीं से आपका क्वेश्चन बना है। बाकी और इसमें डिटेल जितनी भी चीजें हैं वो मैंने वो वीडियो में करा रखी है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ये होता है खत्म। अब आइए बात कर लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो चलिए ओम्स लॉ भी देख लेते हैं। ओम्स लॉ में क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए फटाफट ओम्स लॉ को अब हम लोग खत्म करते हैं। देखिएगा, देखिए ये ऑलरेडी हमने करवा रखा भाई, रेजिस्टेंस वगैरह ये सब बहुत अच्छे से कल परसों ही, मतलब एग्जाम के 2 मई को एग्जाम होने से पहले ही मैंने करवा रखा है। 2000 स्टूडेंट देखे भी उनको। देखिए बात हो जाएगी ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ में क्या कहा गया कि जैसे कोई एक वायर है, ठीक है, इस वायर का मान लीजिए ये आपका L लेंथ का वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और कोई मटेरियल का वायर होगा जिसके हम रजिस्टिविटी ले रहे हैं रो, यानी एल्यूमिनियम वायर है ये, तो रजिस्टिविटी उसकी कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ओम्स लॉ में ये कहा गया था, अब इससे क्या है आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इससे क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ओम्स लॉ में क्या कहा गया था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये कहा गया था कि जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। लेकिन कब, जब इस वायर का आप फिजिकल स्टेट यानी कि जो भौतिक अवस्था है उसको आप क्या करें, कांस्टेंट रखें, और साथ के साथ टेम्परेचर को भी कांस्टेंट, यानी कि 2 चीज यहां पे आ जाएगा। एक तो फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था, और टेम्परेचर को अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो उस वायर से प्रभावित होने वाली जो धारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हो जाती है। अब यहाँ पे बात है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था मतलब क्या है भाई, यानी कि उसका मटेरियल, उसका लेंथ और उसका एरिया, ये कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि अब यहाँ पे एक बात बतलाइए, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को अगर मैं हटाऊं तो यहाँ पे के लिख रहा हूं, ये हो गया भी। तो यहां से आपको क्या आ गया भाई, यहां से आप हमें ये बताइएगा से आप क्या लिख सकते हैं, या आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिए भाई। यहाँ पे आप ये लिखे ना, यहाँ इससे जो प्रभावित होने वाली जो धारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होती है। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V अगर मैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाऊंगा तो इसके जगह मैं K लिख रहा हूं, तो इसका रेशियो क्या हुआ, V बाई I इक्वल टू K, यानी कि ये क्या है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि ओम्स लॉ में ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है या चालक है, ठीक है, कंडक्टर चालक जिससे कि करंट आसानी से फ्लो कर सकती है, उसका अगर आपने फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था और टेम्परेचर अगर आपने कांस्टेंट कर दिया है, तो जो आपका वोल्टेज है और जो करंट है उसकी जो रेशियो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ये कांस्टेंट को ही यहाँ पे क्या रखा जाता है, R रखा जाता है, यानी कि V बाई I इक्वल टू R हो गया। तो यहीं से एक फॉर्मूला आपका निकलेगा V इक्वल टू IR। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा। हमने ये कहा भाई कि आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, चालक है, एल्यूमिनियम एक धातु, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे भाई, कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो आपको ये बोला गया ओम्स लॉ में कि अगर आपके पास कोई भी भाई कंडक्टर है या फिर चालक है, ठीक है, तो उससे जो प्रभावित होने वाली जो धारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, वोल्टेज होगी, यानी कि विभव होगी। लेकिन कंडीशन क्या है, उसका आपको क्या करना है, फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना है। तो भाई फिजिकल स्टेट को चेंज मतलब नहीं करना, इसका मतलब उसकी रो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, एल वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, और एरिया उसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएं तो क्या हमने लिख दिया, के लिख दिया। अब इस के के जगह हमने क्या लिख दिया है, आर लिख दिया है, आर लिख दिया से आर क्या है आपका रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ में ये कहा गया है कि कोई भी अगर आपने कंडक्टर लिया है, चालक लिया, उसका अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और उसकी फिजिकल अवस्था कांस्टेंट कर दिया, तो उससे प्रभावित होने वाली जो धारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा, या आप बोलिएगा जो वोल्टेज और करंट की जो रेशियो होगी वो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर और नॉट ये बताइएगा भाई। जैसे अब यहाँ पे और भी चीजों को यहाँ पे, चलिए ओम्स लॉ इतना ही काफी आपके लिए अभी के लिए भाई, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे आपको परेशान करने की जरूरत भी नहीं है, इसी से काम हो भी जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को देखिए, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ में। चलिए ये हो गया आपका। अब आइए पावर और एनर्जी की बातें अब हम लोग कर लेते हैं जी। जैसे कि देखिए पावर 2 जगह आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी और वर्क एनर्जी पावर में भी। अब समझ लीजिए इसको बढ़िया से। एक मैं आपको सर्किट पहले बना दे रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको भी। ये प्लस साइन हो गया, ये आपका माइनस साइन हो गया। यहाँ पे कोई इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आर है, यहाँ से प्रभावित होने वाली जो धारा है वो है करंट। अब देखिए पावर को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या है कि यहां से अगर करंट फ्लो करेगा भाई, ठीक है, यहां से वोल्टेज जो भी सप्लाई आप करेंगे, ये वोल्टेज क्या करेगा, ये वोल्टेज क्या करेगा, इस करंट को धक्का देगा,
क्योंकि यहाँ पे ये रुकावट है, इससे करंट फ्लो कर सके, यानी कि ये रुकावट, यानी कि यहाँ पे कोई बल्ब है मान के चलते हैं, इस बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो ये करंट यहाँ से कैसे पास होगा, क्योंकि इसका तो एक रेजिस्टेंस वैल्यू है, मान के चलते 5 है, तो इसको रोकेगा, तो ये इधर से धक्का देगा। तो भाई इधर से अगर ये धक्का दे रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, पावर, यहाँ पे शक्ति की जरूरत होगी, है ना। तो प्रतिरोध में, इस रेजिस्टेंस में जो पावर का लॉस होगा या शक्ति की जो खपत होगी, उसको ही यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं, पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो आपने वोल्टेज सप्लाई किया और उस वायर से प्रभावित होने वाली धारा, P = VI। अब यहां से बहुत सारे फॉर्मूला निकलेंगे, देखिए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर वर्क एनर्जी पावर वाला माइंड में आ रहा है ना, कि पावर इक्वल टू क्या होता है सर, एनर्जी अपन टाइम, है कि नहीं भाई। आप ये सोच रहे तो समझिए, देखिए वो वर्क एनर्जी पावर के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है सर, एनर्जी अपन टाइम। इसका मतलब समझिए, कार्य शक्ति ऊर्जा, तो कार्य का कंसेप्ट से वहां पे पावर को समझाया जाता है कि आपने 1 सेकेंड में, यानी कि समय में 1 सेकेंड में आपकी जो है भाई, आपने जो है कितना कार्य किया है, यानी एनर्जी मतलब क्या हो गया, वर्क हो गया। P = आप लिखते हैं ना, वर्क डन अपन टाइम, वर्क भी तो एक एनर्जी है। तो 1 सेकेंड में आपने कितना कार्य किया, वही क्या होता है भाई, पावर होता है। यानी वर्क डन इन यूनिट टाइम, वर्क डन इन यूनिटी टाइम इज कॉल्ड पावर। या फिर कार्य करने की जो दर है, ठीक है, कार्य करने की जो दर है उसको ही आप क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जैसे कि एक समझिए, आपको एग्जांपल दे रहे हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। इसने जो है, ठीक है, इस प्रकार से 10 kg का लोहा है भाई, 10 kg का ये लोहा है, ठीक है, ये 10-10 kg का आपका लोहा है 5, तो ये कितना है भाई, टोटल 10 kg का 5, 3 × 5 है, तो यानी ये 100 kg जो उठाता है, इसको कितना समय लगता है, इसको समय लगता है 5 घंटा, ठीक है। तो इसने वर्क किया है, 100 kg उठाया 5 घंटे में, तो इसकी इफिशियंसी यानी कि इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 20। यानी कि 20 यानी क्या आ गया भाई, 20 kg पर आवर, यानी कि 1 आवर में ये कितना कार्य कर रहा है, 1 आवर में ये कितना kg लोहा उठा रहा है, 20 kg लोहा उठा रहा है। लेकिन यही बी व्यक्ति जो है भाई, ठीक है, ये जो है ना, ये समझिएगा, ये जो है भाई 10 kg का, ठीक है ना, 10 kg का 3 लोहा उठा रहा है, यानी कि कितना हो गया भाई, यहाँ पे 30 kg हो गया। लेकिन ये उठा कितने घंटे में रहा, 1 घंटे में रहा। तो अब यहाँ पे इसका इफिशियंसी पावर निकाली हो तो क्या आ गया, 30 kg पर आवर, यानी कि ये 1 घंटे में 30 kg उठा रहा है। अब समझिए, ये उठा कितना रहा है, ये कार्य तो कर रहा है 100 kg और ये कार्य कर रहा है 30 kg। तो अगर बात किया जाए कार्य करने के अकॉर्डिंग, तो ए ज्यादा कार्य कर रहा है कंपैरेटिवली बी से। लेकिन इफिशियंसी या फिर पावर पूछा जाए तो किसकी ज्यादा है, बी की, क्योंकि ये 1 घंटा में 30 kg उठा रहा है और ये 1 घंटा में 20 kg उठा रहा है। पावर को समझिए अच्छे से। और यहां पे पावर क्या भाई, इस करंट को फ्लो होने में जो यहाँ पे शक्ति की खपत हो रही है उसको हम बोल रहे हैं पावर। अब यहां से पावर को आप अच्छे से डिफाइन कर लीजिए। पहले इसको हम हटा लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है 2 तारीख को भी, तो यहां से चीजों को पूरा समाप्त कर लेते हैं। चलिए एक एक करके देखिए, करना कुछ नहीं है भाई। अब यहां से आप कोई तोप चीजें नहीं करेंगे। P = V का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, V = IR, तो बस ये आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, V = IR हो गया इंटू I। तो आपका एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I²I। कुछ याद मत करिए, देखिए मेरे को भी याद नहीं है भाई, बस हम इसको करते चले जाएंगे। फिर यहाँ से और क्या चीजें आप पुट कर सकते हैं, इस I के जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, V/R पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए I के जगह V/R कर देते हैं, तो V²/R² इंटू R हो गया, ये R कट गया तो क्या आएगा, V²/R हो गया। ये एक फॉर्मूला हो गया। तो देखिए, एक फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। क्लियर है। तो यही 3 फॉर्मूला आपके हो जाएंगे। बाकी उस वीडियो को देख लीजिएगा तो और भी चीजें जो भी मैंने बताया होगा। अच्छा, एक चीज पावर में और याद रखिएगा कि जो पावर की जो आपको जो, अच्छा पावर में एक चीज आपको ये याद रखना था कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। ठीक है, ये सब एकदम याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है क्या कि 1 मीट्रिक हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है, तो 735.5 वाट होता है। ठीक है, 735.5 वाट होता है। अब देखिए, यहाँ पे आपसे पावर का यूनिट भी आपसे पूछ ले भाई, तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट SI यूनिट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, VI है, तो V क्या हो गया, वोल्ट। I हो गया तो ये एम्पियर, ये ऑप्शन दे देगा आपको। यहाँ से क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर ओम हो गया। यहाँ से क्या हो गया, वोल्ट स्क्वायर ओम हो गया। तो ये सब ध्यान रखना है। अब आइए, एक अभी मैंने वर्क एनर्जी के अकॉर्डिंग में बताया था, पावर इक्वल टू क्या होता है सर, एनर्जी अपन टाइम होता है ना। एनर्जी के जगह आप क्या लिख सकते हैं, वर्क भी लिख सकते हैं, वर्क अपन टाइम। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम।
तो यहां से भी आपको पावर निकालने पूछेगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम देकर। तो सारा फॉर्मूला है, मैं यहाँ कोई तोप चीज नहीं बताऊंगा, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद आगे आइए भाई, यहां से और आपको क्या पूछा जा सकता है, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपन टाइम हो गया ना। हाँ, अब आइए यहां से आपको और क्या पूछ सकता है, जैसे कि देखिए यहां से आप एनर्जी लिख लीजिए या फिर वर्क लिख लीजिए, यहां से आप इसको पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं। अब पावर का फॉर्मूला यहां से पुट कर लीजिए, वी आई इंटू टी, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। एनर्जी या फिर वर्क निकालने का, ये भी आपको दे सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, आई आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा क्या पुट कर सकते हैं, आई के जगह वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, ये हो गया आपका टी, ये भी फॉर्मूला। तो ये सारे आपका एनर्जी वर्क का फॉर्मूला हो गया यहाँ से। ठीक है, तो मतलब देखिए ये सब चीजें याद नहीं करनी है, वहां पे आप बस निकाल सके, ये बस आपको समझना है। अब आइए अब बात करेंगे भाई, जो आपकी बिजली की जो खपत होती है, यानी कि कॉमर्शियल जो यूनिट होता है वो होता है किलोवाट आवर। इसे हम कहते हैं जो आपकी एनर्जी की जो भाई क्या बोल सकते हैं, कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है ना, एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो किलोवाट आवर में ही होती है। अब इसको समझिए अच्छे से, इसको अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया आपका एनर्जी, एनर्जी इक्वल्स टू आपने क्या लिखा सर, पावर इंटू टाइम। पावर का यूनिट क्या हो गया, वाट, और यहाँ पे आप टाइम को क्या लिखेंगे भाई, सेकेंड, वाट आवर लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका वाट आवर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका वाट आवर। ठीक, अब वाट को अगर आप किलो में चेंज कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर। ठीक है, तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं KWH, यानी कि 1 किलोवाट आवर। क्लियर और नॉट, ये बताइएगा। तो ये जो आपका आया ना, ये आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि व्यवसायिक या फिर बोल सकते हैं वाणिज्यिक इकाई हो जाए, यानी कि जो भी बिजली को सेल किया जाता है, बेचा जाता है मार्केट में ना, इसको किलोवाट आवर में बेचा जाता है। तो 1 किलोवाट आवर में जो आपकी बिजली बिल आती है ना, तो आप बोलते हैं ना 20 यूनिट, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये सब बताइएगा। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है सर, 1 यूनिट होता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग चीजों को थोड़ा सा और भी। एक चीज यहाँ पे मैं भूल गया बताना, देखिए यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो देखिए P इक्वल्स टू आपको क्या होता है, वर्क डन अपन टाइम। ठीक है, तो वर्क का यूनिट क्या हो गया भाई, सॉरी पावर का क्या हो गया, वाट हो गया, वर्क क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। तो 1 जूल इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं वाट सेकेंड। देखिए ये सब क्वेश्चन आपका बनने का चांसेस है एकदम बेसिक बेसिक। ठीक है, इसके अलावा देखिए 1 किलोवाट आवर यहाँ मैंने करा दिया, उसको मैं लिखूंगा नहीं ताकि चीजें जल्दी जल्दी समाप्त कर सको। देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो किलोवाट है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं जूल में, यानी कि मैंने अभी आपको क्या बताया, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। जैसे कि आपने 100 यूनिट बिजली खर्च किया है 1 महीने में, तो कितना एनर्जी खपत क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। देखिए 1 किलोवाट आवर है आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो किलो को हमने भाई देखिए जो आपका यहाँ पे आया है, देखिए एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, इसका यूनिट जूल, पावर का क्या हो गया वाट, टाइम का क्या हो गया सेकेंड, यानी कि 1 जूल इक्वल्स टू वाट सेकेंड। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया कि नहीं भाई, कि यहां से आपको मैंने क्या बता दिया, जो किलोवाट आवर है वो एनर्जी का यूनिट होता है। अब किलो के जगह आप क्या लिख सकते हैं, किलो के जगह 1000 लिख सकते हैं, वाट के जगह आप क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, अभी मैंने आपको बताया था। देखिए वाट के जगह आप लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, ये सेकंड नीचे आ जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये आवर है, आवर को भाई अगर हमको सेकंड में कन्वर्ट करना तो 1 आवर में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। ये सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा और इसको सॉल्व करिएगा तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है। तो ये सब वैल्यू भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए मेन अपने जो आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा था। देखिए तो यहाँ से आपको क्या एक चीज और ध्यान रखना है, जो 1 किलोवाट आवर हो गया इक्वल टू कितना जूल हो गया, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो गया। यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट आपने अगर बिजली खर्च किया ना तो आपने इतना एनर्जी का खपत किया है। ठीक है, पावर हो गया, इससे ज्यादा आपको पावर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आइए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट होता है, ये क्या हो गया, ये हो गया पावर खत्म हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ओम्स लॉ हो गया। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का भी यहाँ मैंने करवा रखा है, तो इसी से हम लोग चीजों को फटाफट कर लेंगे। देखिए हीटिंग इफेक्ट मतलब करंट क्या है जिसको भी समझ लीजिए। जैसे कि आपका रेजिस्टेंस वैल्यू है, यहाँ से वोल्टेज आपका लगा हुआ, तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है ना भाई, तो इस करंट को फ्लो करने के लिए यहाँ पे रुकावट रोकने वाला कौन है, रेजिस्टेंस। तो ये रोक रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को ना रोक रहा है, करंट को रोकना मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हीट उत्पन्न हो रहा है। तो हीट जो उत्पन्न हो रहा है कितना हो रहा है, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी को बस ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला जो V स्क्वायर आई आर इक्वल टू आई आर होता है, बस इसको पुट करके चेंज कर दीजिएगा। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, बस यहाँ पे मैंने कोई तोप चीजें नहीं की भाई, बस पुट करके मैंने चेंज किया।
ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद बच रहा है और आपका, चलिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले जो एक्सपेक्टेड है जो आपको पूछा जा सकता है, वोल्टेज को खत्म करते हैं। देखिए वोल्टेज को समझिए, वोल्टेज किसको बोलते हैं। देखिए बहुत मैं यहाँ पे भाई ऐसा नहीं बहुत डिटेल कर रहा हूँ, रीजन है जैसे कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसका अपना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना क्षेत्र, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को आप यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहते हो तो यहाँ तक आपको लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में क्या हो रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बाहर भेजने की कोशिश हो रही है, रिपल्सन काम करेगा। तो आपको इसके अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, वर्क डन करना पड़ेगा इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को। तो जितना आपने वर्क किया इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को लाने में, वही होता है पोटेंशियल यानी कि विभव। तो विभव का हो गया वोल्ट, वर्क का हो गया जूल और हो गया कूलाम। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलाम। ये सब याद रखना, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछेगा और इस फॉर्मूला में वर्क दे देगा, क्यों आपसे पूछ लेगा, या फिर आपको क्यों इक्वल्स टू आई टी याद रखना है, या क्यों इक्वल्स टू एन ई होता है, इलेक्ट्रॉन दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, आई दे देगा, टाइम दे देगा और आपसे पूछ लेगा विभव निकालिए भाई, और वर्क का वैल्यू दे देगा। तो ये क्यों की जगह आपको आई टी पुट करके, तो ये सब चीजें आपको आना चाहिए। बाकी अब बच गया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी मैंने उस वीडियो में बता दिया, लेकिन फटाफट यहाँ पे मैं चीजों को एक बार करते हूँ। देखिए सीरीज की बात होगी जब भी, तो सीरीज के केस में क्या हो गया, ये हो गया आपका सीरीज, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता रखा है कि सीरीज की पहचान, जैसे कि ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक। तो इसमें क्या होता है, आपका करंट कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है। V इक्वल्स टू क्या इक्वेशन आएगा, V1 प्लस V2, जितना भी आपका रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर, इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R डॉट 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 कर देंगे। अगर n रेजिस्टेंस है और R का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, सेम है, तो इस केस में R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, n इंटू R कर देंगे सर। क्लियर है भाई, यहाँ तक चीजें, बस यही तो हमें पढ़ना है। अब आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें कर ले। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें कर ले। यहाँ से कोई आपने वोल्टेज लगा रखा है, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो इस केस में क्या होता है, आपका करंट कांस्टेंट नहीं होता है, वोल्टेज आपका कांस्टेंट होता है। इसके बाद आपका करंट का इक्वेशन बनेगा I1 प्लस I2 जितना भी हो। इस केस में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट डॉट जितना भी रजिस्टेंस वैल्यू होगा। अगर दो रजिस्टेंस है तो हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे दोनों को जोड़ देंगे। और आपको अगर दो रजिस्टेंस है और सेम रेजिस्टेंस यानी R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू सेम रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो इस केस में R इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, इसका आधा कर देंगे। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा भी सीरीज पैरेलल और कुछ चीजें हैं जो मैंने बता रखा है वीडियो में, वो देख लीजिएगा। तो चलिए यहीं से आपका काम हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बस इतना ही कर लीजिए, बस जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर कल आप मतलब एक दिन के बाद ये वीडियो 3 को अपलोड और अगर 4 को देख रहे हो तो बस इतना ही कर लीजिए। लेकिन मैं कहूंगा कि ये वीडियो जरूर देख के जाइए भाई, आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी इसमें रिवाइज मैंने करा दिया पूरा, टोटल 11। देखिए 11 नंबर में, वैसे तो ये हो गया 1 2 3 4 फॉर्मूला इधर ही निकल गया आपके, फिर यहाँ पे पावर का इधर अलग फार्मूला निकल गया, ये एक अलग निकल गया, तो 20-25 फार्मूला है। अब देखिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को यहाँ पे मैंने पूरा चीज यहाँ पे रख दिया था। तो ये वीडियो आप देख करके जाएंगे और आप अभी ये वाला वीडियो देख भी रहे हैं, ठीक है। वो वीडियो का लिंक आपको दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लेंगे। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का भी समझा रखा, इसको भी आप कर लेंगे। तो चलिए भाई यहाँ से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो आपका 6 मई जो 2 मई का पेपर हुआ, इस यहीं से आपका क्वेश्चन आया था, जो मैंने आपको बता भी दिए हैं। पावर का हो चाहे आपका रेजिस्टेंस का क्वेश्चन हो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, ओम्स लॉ हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ भी चीजें हैं जो आपकी डिमांड है, अगर मैं उस पर आपको अगर हो सकूं तो आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा और दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।